गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी, उससे पहले जो है मयूरी का एक क्वेश्चन है कि मैम अगर लिप्रेसी जो है वो एलिमिनेट हो गई थी इंडिया में विच इज़ ऑफिशियली डिक्लेयर इन 2005, देन हाउ स्टिल इंडिया काउंटेड 60% ऑफ द केसेस, कि क्यों 60% ऑफ द केसेस स्टिल इंडिया जो है काउंट करता है। इट्स ऑल अबाउट द पॉपुलेशन, कि टोटल पॉपुलेशन मेजर जो है उसके हिसाब से कितना जो है निकल कर आता है। बाकी वर्ल्ड की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन जो है ओवरऑल वो ज़्यादा है, उसी की वजह से हम जो है टोटल वर्ल्ड के केसेस का 60% जो है वो काउंट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट नॉट कि कितना ज़्यादा न्यू केसेस आ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि कितना ऑलरेडी जो केसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे ये होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम टू द पॉइंट अपना जो हेल्थ वाला है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है बजट का जो हमारा रेस्ट पार्ट बाकी है उसको करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। ये क्या होता है? ये एक तरीके का एज डिटर्मिनेशन टेस्ट है। एज डिटर्मिनेशन टेस्ट का मतलब क्या है कि जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि एज कितना है, क्या है, किस हिसाब से है। ठीक है, अब नॉर्मली आप मुझे बताइए कि क्या आपने अपने एंशिएंट या मिडीवल इंडिया में वो जो हम कार्बन डेटिंग मेथड करते थे वो देखा है? ठीक है, एक और मेथड हुआ है जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जिसके हिसाब से हम जिसको हम रिंग मेथड बोलते थे, कि जो भी प्लांट होगा उस प्लांट में जितने रिंग होंगे उन रिंग को काउंट करके हम बताएंगे कि कितना जो है वो एज होगा। जितने ज़्यादा रिंग हमें देखने को मिलेंगे उसी के हिसाब से हम बताएंगे कि एज क्या है। ठीक है, उसी तरीके से एज को डिटरमाइन करने वाला दिस इज द न्यू टेस्ट विच इज कॉल्ड एज द बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, एज को डिटरमाइन किया जाता है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ हिज और हर बोनी फ्रेमवर्क। अब ये बोनी फ्रेमवर्क जो है वो क्या होता है? बोनी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि क्या हमारा स्केलेटन सिस्टम है, कि बॉडी जो है, बॉडी का स्केलेटन सिस्टम क्या है, कि जो बोन है वो किस तरीके से जो है अटैच्ड है, क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर है। जस्ट टेल मी द थिंग, किसी किसी को हम बोलते हैं कि इनका बोन जो है वही ब्रोडन है, दैट्स वाई उनका बॉडी थीन होने के बावजूद भी जो है ब्रोडन लगती है। So it's all about the bone structure. So on the basis of that bony framework means the skeleton system of the body, कि पूरा का पूरा सेंट्रल सिस्टम क्या है, उसके बेसिस पे जो है हम बताते हैं कि एज क्या होगा। एंड ये कैसे पता चलता है? ये एक्सरेज या सीटी स्कैन के थ्रू पता चलता है। सो एक्सरेज, मान लीजिए किसी को बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। सो द बोन का पूरा सिस्टम वो किसके थ्रू हमें पता चल सकता है? विद द हेल्प ऑफ द एक्सरेज और द सीटी स्कैन। अब इस टेस्ट का यूज़ क्या होता है? इस टेस्ट का यूज़ ये होता है कि ये हेल्प कर देता है सो दैट कि वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द क्रिमिनल्स। व्हाई? बिकॉज समटाइम्स व्हाट दे यूज टू डू इज दे यूज टू मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एस्केप कर जाते हैं अपने आप को, एज जो है जुवेनाइल जो है उन उसके अंडर आ जाते हैं। तो अब हम उनके इस टेस्ट के बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे कि एग्जैक्ट उनका एज क्या है। So we are not talking about here about the authenticity of the test. Why? Because sometimes किसी का body growth age से ज़्यादा हो जाता है ना, एंड किसी का कम हो जाता है। So on the basis of that ये थिंग निकल कर आएगी। अपडेट इसके ऊपर क्या रही है कि क्यों ये फिर न्यूज़ में रहा था? सुप्रीम कोर्ट दे हैड सेड कि ये जो टेस्ट है ये इनफेलेबल इसको नहीं कहा जा सकता, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सोल बेसिस विच आई एम सेइंग, अभी जो मैं बोल ही रही थी, to decide the age of an accused who claimed to be a juvenile। ठीक है, सो उसके बेसिस पे we cannot determine कि इसी तरीके से जो है होगा। फाइन, नेक्स्ट, DNA वैक्सीन। एज अ नेम सजेस्ट, DNA वैक्सीन ये क्या होगी? ऐसा वैक्सीन होगा विच इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग द स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, जिस DNA के स्ट्रैंड्स को यूज करके हमने बनाया हुआ होगा। अब याद करिए कि जब हम अपना स्टैटिक सिलेबस कर रहे थे वहां हमने एक वर्ड का यूज किया था, प्रोब। याद करिए क्या है ये? हाँ जी, इन दी ऑनलाइन एंड इन दी ऑफलाइन। क्रोमोसोम के एक पार्ट को। ओके, हाँ जी, कोई और? हाँ जी नोमान, प्रोब
एसी चला लीजिए ये, या तो फैन। हाँ जी, ऑनलाइन में जीन का पार्ट है, हैप्लोइड है। हाँ जी, कोई और? ओके, माय क्वेश्चन इज कि प्रोब क्या होता है? वेरी गुड पवन। वेरी गुड नितिका, वेरी गुड। हाँ जी दीक्षा। अच्छा, आज आवाज़ नहीं निकलेगी, बट पता है कि नहीं? हाँ, अगर आवाज़ नहीं निकलेगी तो अगर पता होगा तो ऐसे करना, नहीं पता होगा तो ऐसे करना, ठीक है? ओके, सो बेसिकली आप थोड़ा बहुत पास पहुंच गए थे, पर थोड़ी और बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। So suppose if this is the DNA, तो इस DNA को हम अनवाइंड करेंगे और इसका एक स्ट्रैंड ले लेंगे। अब एक स्ट्रैंड को रख पाना डिफिकल्ट होता है, देन व्हाट वी यूज टू डू इज वी आर गोइंग टू कट इट इनटू द पीसीज। ठीक है, पीसीज में हम इसको कट कर देंगे। ओके, सो पीसीज में कट कर दिया है। देन पीसीज में कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके जो स्ट्रैंड्स हैं उनको लेंगे एंड जो हमारा डीएनए लाइब्रेरी है, सो डीएनए लाइब्रेरी में हम इनको जो पेट्री डिश होती है वहां पर इनको स्टोर करके रख लेंगे। सो दिस स्मॉल फ्रेगमेंट या स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस स्टोरेज, इनको हम बोलते हैं क्या, प्रोब। सो व्हेनेवर वी नीड टू स्टडी एनीथिंग, कुछ भी कैसा भी हमें स्टडी करना होगा तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोब। एंड कहाँ से ले सकते हैं ये, वी कैन टेक दिस फ्रॉम द डीएनए लाइब्रेरी। तो डीएनए लाइब्रेरी से हम ये ले सकते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से अब डीएनए वैक्सीन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डीएनए वैक्सीन में हम इसी डीएनए प्रोब मीन्स इसी पार्ट को लेने वाले हैं एंड इसी को हम इंसर्ट करेंगे इनटू द वैक्सीन। सो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी का जेनेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, सो क्या वो जेनेटिक मटेरियल एज ए वैक्सीन या एज ए मेडिसिन यूज किया जा सकता है? नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस। सो आप देख लीजिए कि क्या डीएनए वैक्सीन को इतना इजी है बनाना? चलिए वो तो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा पॉइंट कि क्या इनको परमिशन दे दी जाती है दैट कि हाँ अब आप जो है इसको लाइक पूरा लॉन्च कर सकते हो, ये कि डीएनए वैक्सीन को परमिशन मिलना इज somehow difficult. Why? Because we are using any kind of genetic material. So there are chances that कि ये जीन ऑल्टरेशन कर सकते हैं into the body, ठीक है। सो ये वो काम कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारा केस क्या रहेगा। ये एक तरीके की वैक्सीन है जो किसी तरीके का स्पेसिफिक एंटीजन विच इज कोडिंग द डीएनए सीक्वेंस वो डाल देता है किसमें, सेल में। सो सेल के अंदर जो है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फीचर क्या रहा है कि अभी तक कोई भी अप्रूव्ड डीएनए वैक्सीन यूज में नहीं है फॉर द ह्यूमंस। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम लाइक एप्रीहेंशन है इन द गवर्नमेंट या अदर बॉडीज में बोल लीजिए, जो कि लाइक बोलती हैं कि क्या आपको वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, सो अभी से मेरे को एक क्वेश्चन आया है माइंड में, जस्ट टेल मी, इंडिया में कोई ड्रग है या कोई वैक्सीन है, उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी बॉडी अप्रूव करके देती है? हाँ जी, हिंदी ऑनलाइन एज वेल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सोमदत्त। GEAC उस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। हाँ जी,
वैक्सीन को? CSIR वो तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आता है तो बस हाथ खड़ा कर देना, पता चल जाएगा मुझे। हाँ जी, वेरी गुड नितिका, वेरी गुड अर्शदीप, वेरी गुड पवन, वेरी गुड हरबोल। अच्छा सबने वेरी गुड विकास। एग्जैक्टली ओके। एंड ये DCGI किसको होल्ड करता है, किस ऑर्गेनाइजेशन को? DCGI मीन्स द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आज गलत हो रहे हो। हाँ जी, ऑनलाइन में। हाँ जी नोमान, ओके। ऑप्शन नहीं दे पाऊंगी, सो इट्स CDSCO। नहीं, इट्स CDSCO। वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड। ठीक है, सो ये बेसिकली करता है। तो ये तो इंडिया के बारे में बात की गई है। अभी कुछ DNA बेस्ड जो वैक्सीन है इनको अप्रूव किया था FDA, द बेसिकली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको ये एडमिनिस्टर करते हैं इन सब चीज़ों को। एंड द USDA जो कि बेसिक क्या है कि ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है USA का ही है। किसके लिए? वेटरनरी यूज़ के लिए, कि आप वेटरनरी यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिक जो थिंग मानी जाती है इसका, वो माना जाता है दैट कि फॉर द एनिमल यूज़ अभी किया जा सकता है, बट ह्यूमन यूज़ का अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है। ठीक है, ड्यू टू द एप्रीहेंशन ऑफ द जीन ऑल्टरेशन वो नहीं दिया गया है। अभी अपडेट क्या रहा है? अपडेट ये रहा है, जायडस कैडिला ने अप्लाई किया है फॉर द इमरजेंसी यूज अथॉराइजेशन टू द ऑफिस ऑफ द ड्रग एंड द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ZyCoV-D। ये क्या है? इट्स अ प्लाज्मिड DNA वैक्सीन अगेंस्ट द COVID-19, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट DNA वैक्सीन जो हम लेकर जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन। नाउ जस्ट टेल मी, बिकॉज स्टैटिक सिलेबस में यू नो व्हाट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? राउंड सर्कुलर। कहाँ किस में पाया जाता है? इन द बैक्टीरिया। ठीक है, याद करिए कि इन द बैक्टीरिया आपने देखा था क्या, दैट इफ दिस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, सो दिस इज द प्लाज्मिड। एंड आपको कुछ भी करना होता है तो फिर आप क्या करते हो? प्लाज्मिड को आप ले लेते हो एंड प्लाज्मिड का एक पार्ट जो है आप कट करते हो, वहाँ आप अपना रिक्वायर्ड DNA जो है वो इंसर्ट करते हो। अब ये आपकी तरह काम करता है, अब ये आपकी तरह काम कर रहा है। एंड दिस इज, अब इसमें खतरा क्यों नहीं है? आप ऑब्जर्व करो एंड देन टेल मी व्हाई दिस इज नॉट। देखो साइड इफेक्ट तो होगा, बिल्कुल होगा, बट व्हाई दिस इज बीइंग अप्रूव्ड एंड व्हाई दिस इज लेस डेंजरस देन द DNA वैक्सीन? ओके, सपोज करो उसमें भी हम वही लेते, देन जस्ट टेल मी इफ यू कैन सी समथिंग, बिकॉज इट इज नॉट फ्री, बिकॉज इट इज नॉट फ्री। ये क्या है? बाइंडेड पार्ट है, इस वजह से ये जीन ऑल्टरेशन नहीं कर सकता। अब ये नहीं है 100% वल्नरेबल नहीं है, क्या पता ग्लू खराब हो जाए पानी में जाके, ठीक है, एंड ये अलग हो जाए, दैट्स अनदर सिनेरियो। बट हम अपनी तरफ से क्या वो कर सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट। अब ये क्या है? ZyCoV-D, ये एक प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जिसको कि व्हेन इंजेक्टेड इट विल प्रोड्यूस द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द SARS-CoV-2 एंड सेम इम्यून रिस्पॉन्स जो है बॉडी में शो करेगा। एंड इफ द DNA वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो जाती है, सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट DNA वैक्सीन जो है जो ह्यूमन एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाएगी। सो वो भी प्लाज्मिड DNA वैक्सीन होगी। सो हम सोच रहे हैं कि हाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता आगे।
सो उस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। एग्जैक्टली हाँ जी। सो आप देख लीजिए डीएनए वैक्सीन सो फार, इस लाइन का आपको ध्यान दे रहा है, नो अप्रूव्ड डीएनए वैक्सीन फॉर द यूज इन द ह्यूमंस। इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है, बट अगर ये सक्सेसफुल होती है ओनली देन इसको मीन्स इट नाउ इट इज इन द ट्रायल सेशन। सो अब अगर ये सक्सेसफुल होती है तभी इसको हम बोलेंगे दैट फॉर द ह्यूमन एप्लीकेशन इट्स अ फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, ठीक है। सो तभी हम इसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एमआरएनए वैक्सीन। अब इसमें क्या किया जाता है, जस्ट टेल मी व्हाट इज द वर्क ऑफ द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, सो काम क्या है इसका, प्रोटीन कोडिंग करता है, दैट कि दिस इज दी प्रोटीन विच इज कमिंग, ठीक है। बेसिकली प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड, जिसकी हेल्प से हम बनाएंगे। इट मीन्स कि अगर एमआरएनए ना हो तो प्रोटीन बनना का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हैम्पर हो जाएगा, है ना। वाई, बिकॉज दिस इज द वन हु इज एनालाइजिंग कि कौन सा हमें ज़रूरत का है कौन सा नहीं है। सपोज करो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल ही नहीं आया तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होएगी, कुछ भी नहीं होएगी, वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे हम बात करें, सो दिस एमआरएनए कैन प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवा के लेके जा सकता है ना। सो एमआरएनए वैक्सीन क्या है, ये एक तरीके की ट्रेडिशनल वैक्सीन है। ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट करती है, जिसमें हम इंजेक्शन के थ्रू जो है वो डालते हैं। अब ये काम कैसे करती है, इसमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द आरएनए सीक्वेंस ऑफ अ वायरस, उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली सेल में भेजा जाता है, जो एक अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। एंड इससे क्या होता है कि इससे जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करना स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग। नॉर्मली जैसे बाकी हमारी वैक्सीन जो हैं वो काम कर रही थी, बाकी इससे पहले जो हम वैक्सीन करके आए हैं, सेम सिमिलर उसी फंक्शन के ऊपर ये जो है काम करती है। अब इसका काम क्या होता है कि सेलुलर रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट करना है। ये ज़्यादा जो है फ्रेजाइल होती है देन द डीएनए वैक्सीन। अब आप मुझे इसका रीज़न बताओगे कि ये जो है ज़्यादा फ्रेजाइल जो है वो क्यों होती है। डीएनए वैक्सीन तो हमारे पास है नहीं, बट फिर भी हम अगर बोलें तो क्यों बोला जाता है इसको कि ये ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, मतलब क्यों बोला जाता होगा, जस्ट एस्टिमेशन बताइए। कमजोर मीन्स कि वल्नरेबल, नहीं, सपोज करो अब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही है, हमने इसको यूज़ किया है सो दैट हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं और हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इसने कर दिया है, फाइन। अब हम अगर बोलें कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि कौन बेटर काम करेगा, तो बोला जाता है एमआरएनए वैक्सीन वो कमज़ोर है, मीन्स कि वो इतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं डालती है बॉडी में जितना एक डीएनए वैक्सीन से आ सकता है। तो वो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा क्यों होता होगा। हाँ जी, बहुत बार करके आ चुके हैं, कितनी बारी मैंने भी बताया हुआ है। दैट आरएनए वैक्सीन कमज़ोर इसीलिए होती है क्योंकि जो हम चाहते हैं कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए, ये क्या कर सकती है, ये खुद ही म्यूटेट हो सकती है। वाई, जस्ट तभी मैंने स्ट्रेस करके बोला था दैट इंजेक्ट ए फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए वैक्सीन ऑफ अ वायरस डायरेक्टली इनटू द सेल। डायरेक्टली इनटू द सेल मीन्स व्हाट, दैट कि डायरेक्टली हम सेल में डाल रहे हैं। आरएनए इट्स अ ओपन स्ट्रैंड है तो वो म्यूटेट भी कर सकता है, बट क्योंकि हम इसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं दैट्स वाई चांसेस कम होते हैं।
बट डीएनए के कंपैरिजन में लेकर चलें तो ये ज़्यादा बोला जाता है, मीन्स इट्स अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, रिलेटिव टर्म की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, अभी क्या किया जा रहा है, अभी ये न्यूज़ में रहा था, वाई, बिकॉज एक ट्रायल कर रहे हैं हम एक एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन बनाने का, व्हाट विच इज़ गोइंग टू बी बिल्ट ओवर द mRNA। वाई, बिकॉज mRNA, अभी कोई भी सेल जो है, उस सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उस सेल को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जस्ट टेल मी, आपको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, जो आपको कहाँ से मिलता है, फूड से। सो बॉडी में भी, जस्ट टेल मी, बॉडी में जो प्रोटीन बनाया जा रहा है वो किस लिए बनाया जा रहा है, प्रोटीन के सेल ग्रोथ के लिए बनाया जा रहा है। सो एवरी सिंगल सेल इज रिक्वायरिंग सम एनर्जी एंड दैट एनर्जी मस्ट बी टेकन फ्रॉम, उन प्रोटीन से ही लिया जा रहा होगा, अमीनो एसिड इन सब से लिया जा रहा होगा। अब यू जस्ट टेल मी द कॉज फॉर द कैंसर, द कॉज फॉर द कैंसर, excessive cell growth, excessive cell growth, uncontrolled cell growth, this it means जो सेल है एंड उसके साथ बॉडी की इम्यूनिटी कम होती चली जाती है एंड बॉडी में बाकी के सेल जो है मीन्स एज्ड लगना चालू हो जाते हैं। ये मीन्स दैट कि पूरी की पूरी बॉडी का न्यूट्रिशन वो एक्सेसिव सेल ही जो है वो खाए जा रहे हैं। सो उस केस में थिंग क्या निकल कर आएगी, उस केस में द थिंग इज दैट कि अगर ये mRNA वैक्सीन को सिखा दे दैट कि कौन से सेल को इनको देना है, कौन से को नहीं देना, या बिल्कुल ही देना बंद कर देना है, सो तब हम जो है हम बॉडी से कैंसर के एक्सेसिव सेल को खाना नहीं मिलेगा, सेल मर जाएंगे एंड देन जो है हमारा लाइक कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। तो कैंसर एक ऐसा लाइक डिजीज़ है कि जिसके लिए काफ़ी सारे तरीके जो है ढूंढे जा रहे हैं। कार टी सेल की थेरेपी की भी बात करें तो उस थेरेपी को भी हम कैंसर के लिए अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं। सो कैंसर वैक्सीन जो है वो बनाने की सोच रहे हैं, किससे, mRNA से, विच इज़ अ मैसेंजर RNA। सो अभी ये बनाई है एंड अभी ये ट्रायल बेसिस पे है। काम कैसे करेगी, काम ऐसे ही करेगी दैट कि इसका साइड इफेक्ट भी निकल कर आएगा, दैट कि हेल्दी सेल दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशन, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। जैसे ही वो सेल का ग्रोथ एंड हो जाएगा वैसे ही बॉडी वापस से रिजुविनेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो इस तरीके से किया जाएगा। सो अब बोला जा रहा है कि देखते हैं कि इसका असर होता है कि नहीं होता है। सो मोस्टली ये बोला जा रहा है दैट स्किन कैंसर में अभी हम ट्राई करने का कोशिश करेंगे विद दिस mRNA एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है इट इज़ नथिंग बट कि क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, बट ऑर्गन किसका ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं, एनिमल्स का जो है ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में था, क्यों, क्योंकि क्या किया गया, एक पिग का हार्ट लेकर ट्रांसफ़र किया गया किस में, एक ह्यूमन में, एंड देन 2 मंथ तक वो ह्यूमन जिंदा रहा। जिंदा मीन्स व्हाट, कि ये नहीं कि काम कर रहा था, ये दैट की बॉडी वर्किंग थी, ठीक है। अब वो तो जिंदा रहने के या मरने वो वाला सिचुएशन तो था ही नहीं, बट बॉडी वर्किंग थी एंड आफ्टर 2 मंथ जो है डेथ हुआ। इट मीन्स व्हाट कि जो हम स्टेम सेल से नहीं कर पा रहे हैं, सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि क्या देयर आर एनी चांसेस। अब सीधी सी बात बोली जाती है दैट कि हमारा जो ह्यूमन बायोलॉजी है वो सिमिलर है, पहला तो पिग के साथ, इवन रैट के साथ भी वो सिमिलर है। सो हम सिमुलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को, मीन्स उनके अभी क्या होता है ना कि लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर है ना वो ग्रो करता है अगर उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले। सो अगर उनका लीवर सेम लीवर वही पिग का लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ह्यूमन में, तो एक टाइम पीरियड आएगा कि अगर उसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे, थोड़ा सा उसको मेडिकल कंडीशंस के अंदर रखे, तो वो सिमिलर साइज जो है ले लेगा जो हमारा लीवर का साइज होता है। सो इस तरीके से जो है थिंग्स बोली जाती है। वन मोर थिंग दैट कि जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो आपके इम्यूनिटी सेल जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इम्यूनिटी सेल वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं मीन्स व्हाट, इम्यूनिटी सेल उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वैसे तो किसी वायरस पे हमारे इम्यूनिटी सेल जीत पाए या ना जीत पाए,
पर जो कोई अच्छा हम भेजेंगे उस पर ज़रूर जीत जाएंगे। सो हमारे इम्यूनिटी सेल अफेक्ट ना करें, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसर जो है हम कुछ मेडिसिन या इस तरीके की चीज़ें देते हैं। सो अगर किसी पिग का अगर लीवर को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, सो इन दैट केस दैट लीवर वो फॉरेन एंटीजन की तरह डिटेक्ट करेगी बॉडी की नहीं, ठीक है। सो अब बेसिक क्या थिंग लिखी जाती है, तभी मैचिंग की जाती है। जस्ट टेल मी 100% मैचिंग किसके साथ हो सकती है? क्लोन से, ओनली क्लोन। 100% ऑर्गन मैचिंग किसके साथ हो सकती है? ह्यूमन। मतलब सपोज करो आपका 100% मैचिंग किसके साथ हो सकता है? सिबलिंग 75%, किसी के साथ नहीं हो सकता। ट्विंस के केस में होता है। और ट्विंस भी दो तरीके के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक। जो मोनोजाइगोटिक होते हैं ना, मोनोजाइगोटिक के साथ 100% की मैचिंग रहती है। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर मटेरियल से बना है। मींस जाइगोट जब एम्ब्रियो बन रहा था तो एक एम्ब्रियो की बजाय 2 एम्ब्रियो बन गए, और 2 एम्ब्रियो बन गए इस वजह से वो बने किससे है? सिमिलर जेनेटिक मटेरियल से बने हैं ना, बस वो 2 एम्ब्रियो डिवाइड हो गए, उसको हम बोलते हैं क्या? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। उस केस में क्या रहती है? 100% मैचिंग रहती है। डायजाइगोटिक मीन्स कि 2 जाइगोट से 2 एम्ब्रियो। इस केस में जाइगोट और जाइगोट इन दोनों का मटेरियल क्या था? डिफरेंट था। सो दैट्स वाई 100% मैचिंग नहीं रहेगी। जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ 75% का मैचिंग रहता है, ठीक है। ओके, हाँ जी, वेरी गुड सोमदत्त, वेरी गुड। अब ये इसमें काम क्या किया जाएगा? इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, जस्ट हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं कि ऑफ द एनिमल्स के किसी भी ऑर्गन को, एंड देन हम देख रहे हैं कि फिजिबिलिटी है कि नहीं है। सो अपडेट क्या रही है? अपडेट ये रही है दैट इन 2021 सर्जन जो रहे हैं एट द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगून हेल्थ, दे ट्रांसप्लांटेड किडनी फ्रॉम द सेम लाइन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड पिग। ये पिग कैसे है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इनटू 2 लीगली डेड पीपल में विद नो डिसर्नेबल ब्रेन फंक्शन। उनमें कोई ब्रेन फंक्शन नहीं हो रहा था, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या ये किडनी काम करेंगी कि नहीं करेंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे ब्रेन काम नहीं कर रहा है, देन कैसे? तो वो मशीन के बेसिस पे जो है वेंटिलेटर पे या इस तरीके से उनको करने की कोशिश करते हैं। सो अचीवमेंट ये रहा है कि जो ऑर्गन हैं वो रिजेक्ट नहीं किए हैं, एंड दे फंक्शन नॉर्मली वाइल द डिसीज जो रेसिपिएंट हैं उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, ठीक है। सो ये अचीवमेंट हमारा रहा है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल और नॉट, तो अभी जो हमने प्रोग्राम अभी ये किया था ये सक्सेसफुल रहा है, बट ध्यान ये रखिएगा कि एग्जैक्टली हमने चलते फिरते पिग का किडनी निकाल के नहीं किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, इस वजह से रिक्वायर्ड वो सक्सेसफुल रहा है। तो आप सेंटेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड ये पिग जो है वो पता नहीं क्यों बिछड़ा हुआ दोस्त लगा लीजिए क्या, यूपीएससी को बड़ा पसंद है। पहले भी क्वेश्चन आए हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट, हमने देखे भी थे ना कि पिग के ऊपर आया था, एंड अभी भी इसके ऊपर आ सकता है। सो ध्यान दीजिएगा आप कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हैं उनका हमने लिया है, तब चांस लगा है कि हाँ सक्सेसफुल हो सकता है। तो कोई ऐसी स्टेटमेंट बनकर आए तो आप जो है उसको देख लेना अच्छे से। फाइन, चलिए नेक्स्ट आ जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि वाटर में डिजोल्व होती है। मुझे बता दीजिए कोई ऐसा हो पूरी की पूरी क्लास में जो कि आज तक ORS ना पिया हो? क्यों? अरे नहीं, बात बीमार वाली नहीं होती है। हाइड्रेट रखने के लिए मान लीजिए पेपर देने जाओगे ना, उस दिन ORS लेके ही जाना, ठीक है। ग्लूकोन डी से भी काम नहीं चलता है, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हाइड्रेशन के लिए ORS लेके जाना। अपना रिकॉर्ड तोड़ना है नोमान, ठीक है। ओके, ये काम कैसे करता है? दे आर यूज्ड टू रिप्लेस द सॉल्ट एंड द वाटर
जो बॉडी लूज करती है जब इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाता है विच इज कॉज बाय द गैस्ट्रो एंटरटीज एंड डायरिया या वोमिटिंग के केस में। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनमें पोटेशियम और सोडियम होता है एंड इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं ये फ्लूइड एब्जॉर्प्शन को जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं, रेज करते हैं। अब सवाल ये उठता है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्या इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आएगा किस तरीके से, आ सकता है ये घुमा कर दैट कि बॉडी में पोटेशियम, जो सोडियम का तो हम वैसे नॉर्मली बोल ही सकते हैं, पोटेशियम जो है उसका वर्किंग क्या है और उसको रिलेट किससे कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उससे हम कर सकते हैं। सो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आ सकता है। एंड वन मोर थिंग, नाम याद कर लीजिए, नथानियल एफ पियर्स जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है विद दी ORS। सो इनका नेम क्या पता किसी ऑप्शन में एलिमिनेशन में आपको हेल्प कर दे। जो पियर्स हैं इनको अवार्ड किया गया था क्या, पोलिन प्राइज बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच इज इक्विवेलेंट ऑफ द नोबल इन द पीडियाट्रिक्स। ठीक है, सो उसके इक्वल ये माना जाता है, तो उस तरीके से आप याद रखना। दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि पोलिन प्राइज इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टेट PCS में तो आ ही सकता है डायरेक्टली, UPSC भी कहीं इनडायरेक्टली इसको यूज कर सकता है। जब UPSC ने गेम्स के ऊपर क्वेश्चन डाल दिए थे तो हो ही सकता है। अरे सोमदत्त, विकास, अमित, तो अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सर्वावैक वैक्सीन। सो सर्वावैक वैक्सीन इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पापिलोमा वायरस वैक्सीन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सो इट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। किन्होंने बनाई है, दिस इज मेड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड दे आर, अकेले तो काम कर ही नहीं सकते हैं, सो दे वर वर्किंग इन द कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें डोज किस तरीके से ली जाती है, HPV वैक्सीन जो है वो 2 डोज में दी जाएगी एंड दैट एंटीबॉडीज दैट डेवलप आफ्टर बोथ द एडमिनिस्टर्ड वो 6 to 7 ईयर तक लास्ट करेगी। इस लाइन को अच्छे से आप मार्क कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो इम्यूनिटी लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। अनलाइक दी कोविड वैक्सीन में मुझे बता दीजिए बूस्टर डोज किस किसने ली है, बूस्टर डोज लिया आप दोनों ने, बूस्टर ही तो पूछ रही हूँ मैं, बूस्टर लिया आपने, अच्छा तो मतलब 2 डोज के बाद 3rd डोज भी लिया था आपने, हाँ ओके। हाँ जी, ऑनलाइन में आप में से वो किसी ने लिया है, 2 कंप्लीट किस किस ने लिया है, 2 कंप्लीट तो लिया है, ठीक है चलिए फिर अच्छी बात है। अब सर्वावैक जो है वो बोला जा रहा है कि थोड़ा चीपर होगा, प्राइस 200 to 400 के अंदर रेंज करेगा एंड सर्वाइकल कैंसर जो है इट इज़ द 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग द वुमेन एंड ये बताया था कि इन्होंने WHO ने। एंड इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है विच इज अफेक्टेड ड्यू टू द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सो मतलब आप ये देख लीजिए, इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा, इंडिया में जो डिजीज़ है उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा, फिर भी लोग मर भी रहे हैं, फिर भी लोग जी भी रहे हैं, फिर भी जो है पॉपुलेशन रेज हो भी रही है। सो वही थिंग जो है निकल कर आती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकोवैक क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है फॉर द कोविड-19। भारत बायोटेक ने इन लाइसेंस लिया है फ्रॉम द वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। तो मतलब ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेजल वैक्सीन है, ये हेल्प लेकर हमने बनाया है। इसको प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए अप्रूव कर दिया गया है। सो मीन्स कि इसको दिया जा सकता है टू द अनइम्यूनाइज्ड को, सो दैट कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, आई डोंट थिंक आप में से किसी ने लिया होगा, नहीं, ओके। नेक्स्ट नेजल, ओके। सो नेक्स्ट इज द CAR T-cell therapy. CAR T-cell therapy, it is a kind of like we are going to do something with the T-cell के साथ जो है हम करने वाले हैं। अब आप सब ने इम्यूनिटी और वो वैक्सीन और ये सब स्टैटिक में बढ़िया तरीके से कर ली थी ना, तो ये न्यूज़ पढ़ने में आपको 1-1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। अब जस्ट टेल मी, T-cell का काम क्या होता है?
तो मेरे को डिसअपॉइंट करने वाले हो। हाँ जी, नहीं आप रहने दीजिए। हाँ जी नोमान, थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दीजिए कि क्या होते हैं, इम्यूनिटी का पार्ट है, कैसे पार्ट है, क्या कुछ है। आराम से होल्ड ऑन करो, शांति से बताओ। टी सेल कितने टाइप के होते हैं? थर्ड वाला क्या करवाने आएगा? हाँ, सो सप्रेसर टी सेल होता है, ठीक है, ओके। पूरा स्टोरी में चले जाओ। आँख नहीं होती है उसके पास, हाथ चलते हैं उसके। फिर चश्मा देने कौन आता है? सप्रेसर टी सेल। वो चश्मा देता फिर उसको दिखना स्टार्ट होता है। अच्छा, अपना आदमी जो है वो नहीं मारना है, दूसरे वाले को जो है दुश्मन को मारना है, ठीक है, ओके। सो जो टी सेल है वो कहाँ बनते हैं एंड कहाँ मैच्योर होते हैं? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। एंड थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? चेस्ट में होता है, ठीक है, चेस्ट में होता है, ओके। किलर सेल, okay, indicate in die bone marrow mature in thymus gland, very good, okay, near the lungs, very good. So ये क्या है? that we are going to have the immunity cell which is basically the T cell and इसका हम help करेंगे so that we can fight with the cancer. अब हम एडिट क्या करने वाले हैं? इनको हम लैब में एडिट करेंगे so that, क्योंकि नॉर्मल टी सेल जो है, जो हमारा बॉडी में टी सेल जो प्रेजेंट है, वो टी सेल जो है नहीं लड़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ऑल्टरेशन करने वाले हैं। सो याद करिए कि जो ऑल्टरेशन है, ऑल्टरेशन करके जो टी सेल है, मान लीजिए कि टी सेल इस तरीके से हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए नॉर्मल सेल जो है, सेल ग्रोथ अगर हो रहा है तो ग्रोथ को इनको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे टी सेल बना सकते हैं जो कि इसको इस तरीके से होल्ड ऑन कर ले एंड देन इसको जो है किल कर दे, ठीक है। सो हम ये कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? हम टी सेल लेंगे, कहाँ से? फ्रॉम द पेशेंट ब्लड, उनको टी सेल लिया पेशेंट के ब्लड में से। जस्ट टेल मी, क्या टी सेल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं? यस और नो? यस, व्हाई? क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। बट इसमें तो हम बेसिकली उसकी थ्रू भी कर सकते हैं ना। द थिंग इज दैट कहाँ और क्यों प्रेजेंट होते हैं? वाइट ब्लड सेल में होते हैं एंड ये टी सेल डब्ल्यूबीसी में मिलते हैं हमें। टाइप डब्ल्यूबीसी में आएगा, हाँ उधर लिखा हुआ उसको छोड़ो, ये डब्ल्यूबीसी वाला लाइन तो नहीं लिखा हुआ ना उधर, ये भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो मतलब फिर भी बोलने में आपका वो हो रखा है, ओके। सो बेसिकली रिमेंबर द थिंग, इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड। सो डब्ल्यूबीसी में जो है ये प्रेजेंट होता है एंड डब्ल्यूबीसी में ही इम्यूनिटी के हमने 2 पार्ट डाले थे एंड उसी के बेसिस पे टी सेल उसी का पार्ट है। वन मोर थिंग, जब हमने देखा टी सेल तब हमने बोला था दैट दीज आर बोर्न इन द बोन मैरो एंड बोन मैरो में क्या बनते हैं? ब्लड सेल, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्लड सेल। सो ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ठीक है, हाँ। बाकी कुछ ना दिखे इस पे तो नजर जानी थी। सो अब ये बेसिकली क्या है? जो टी सेल है दे आर टेकन व्हाट फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड फिर इनको लैब में हम चेंज करते हैं। सो व्हाई वी नीड टू चेंज? बिकॉज इनका जो प्रेजेंट जो लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू किल द कैंसर सेल, इस वजह से हम उनको चेंज करेंगे।
वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड अ जीन, इनमें हम जीन ऐड करेंगे एंड दैट जीन इज अ मैन मेड रिसेप्टर, वो एक रिसेप्टर की तरह होगा। सो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसर सेल जो है उनको अच्छी तरीके से जो है पकड़ सकते हैं एंड उनको जो है इम्यूनिटी दे सकते हैं। सो ये जो कार टी सेल थेरेपी है, इट इज डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एट द बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द IIT बॉम्बे एंड इसको पार्शली सपोर्ट किया है BIRAC पेस जो है स्कीम उन्होंने भी किया है। ठीक है, सो इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है इसके थ्रू। वन मोर थिंग कि यहाँ रिसेप्टर वो होता है जो बेसिक काम करेगा, लाइक दिस इज यहाँ पर ये रिसेप्टर हमने ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टी सेल, तो यहाँ पर हमने ये अगर शेप ऐड किया दिस इज द रिसेप्टर। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली, बेस एडिटिंग में हमने ये किया भी था, देखा भी था, एंड उसी सेम प्रिंसिपल पर आपका ये कार टी सेल थेरेपी जो है ये बेस्ड है। ओके, इज इट ओके? ठीक है, सो अभी आप क्या करेंगे, एक नजर देखेंगे इसको, एंड देन उसके बाद फिर मैं सुनूंगी, पूरा हेल्थ वाला सुनने वाली हूँ, जस्ट मैं 5 मिनट दूंगी आपको, बिकॉज फिर उसके बाद मुझे बजट वाला स्टार्ट करवाना है। ठीक है, कल आपका मिडिवल का क्लास रहेगा, परसों से इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स में, एंड इकोनॉमी के खत्म होते ही आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो जो चैप्टर होगा उसी चैप्टर में उसका करंट अफेयर करवाना स्टार्ट कर दूंगी, नोट्स आपको परसों ही मिल जाएंगे इको के करंट अफेयर के, एंड जो चैप्टर आएगा उसी चैप्टर में वही करंट अफेयर करवा के उसको साथ ही में कर देंगे। दैट्स बेटर ना, अलग से क्लास लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आई थिंक अलग से करवानी पड़ेगी, नहीं ऐसे नहीं कर पाएंगे, चलिए देखते हैं जैसे भी रहता है। हाँ जी, 12 लेक्चर होगा अल्फिया, 10 भी हो सकता है, 10 to 12। एंड सेम वही रहेगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर के साथ, PYQs भी लेके आऊंगी मैं, अदर क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, उसी के थ्रू जो है हम करेंगे, एक चैप्टर किया उसके क्वेश्चन किए। ठीक है, आज अपलोड देखती हूँ विकास, अगर उसका एडिटिंग हो जाएगा तो आज ही अपलोड हो जाएगा, वरना कल तक तो हो ही जाएगा। हाँ जी बिल्कुल विजय, याद करना है सबको।
हाँ जी, बाकी पढ़ते जाइए, मैं इसमें से पढ़ के करती हूँ। Veterinary means for the animals. ओके, सो खुशबू, जस्ट थिंक कि जब डीएनए वैक्सीन को हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन का अपना जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ वी आर एडिंग और इंसर्टिंग अदर जेनेटिक मटेरियल, इट मीन्स वी आर डिस्टोर्टिंग। सो इस वजह से बोला जाता है दैट व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जेनेटिक मटेरियल, सो एक इम्यूनाइज्ड पर्सन को हम इन्फेक्ट कर रहे हैं। सो अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस पढ़ के आपको बताऊं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वैक्सीन जो ट्रांसफेक्ट करेगी, मीन्स कि इन्फेक्ट करेगी विद अ स्पेशल एंटीजन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस के साथ, किसमें, एक इम्यूनाइज्ड स्पीसीज में। एंड इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि क्या किस तरीके से होने वाला है इन द बॉडी। For example, what we are doing with the plasmid. Plasmid, it is a part of the immunized part of the bacteria in which we are inserting our DNA, and now we are changing the nature of that plasmid. Now that plasmid is not working जैसे कि वो पहले काम करता था। I hope clear हुआ होगा आपको, नहीं तो बता दीजिए, अलग से करके बता दूंगी इसको सुनने के बाद। एग्जैक्टली खुशबू। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? देखिए, अप्रैल एंड तक हमारी क्लास होने वाली है, तो मोस्टली वो उसमें कवर हो जाएगा। एंड इनकेस नहीं हुआ तो फिर पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं हो, बस फिर हो जाएगा, फिर वो वाले वापस से साइकिल स्टार्ट होएगा ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद हमने क्या किया था, एनवायरनमेंट, हाँ वो वाला। नहीं, मई में नहीं होगा, हाँ जी, दिसंबर जनवरी वो वाला। इसके एंड में ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल पूरा में मिलेगा। April is the last date। फेयरवेल हो जाएगी फिर आपकी।
एंड क्या करना, आप फ्रीज़र में एक कैप रख देना, उस कैप के साइज़ का सिमिलर जो है आप आइस कैप बनाना, एंड देन उस आइस कैप को अपने सर पे रख के उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन जाना। आइडिया बुरा नहीं है, कुछ नहीं, बस रिलैक्स होके जाना, एंड कोई ऐसा कपड़ा या कुछ ऐसा लेके जाना सो दैट कि वहाँ 3 घंटा वेट करना होता है, तो आप आराम से वहाँ पे, ऐसा कोई बेइज्जती या ऐसा वाला वो नहीं होता है। स्कूल अगर होता है तो उसके साइड में थोड़ा स्पेस तो रहता है ना, क्योंकि धूप ज़्यादा होगी। अगर आसपास में कुछ जगह होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आसपास में अगर कोई पार्क वगैरह होगा तो आप अपना कपड़ा लेके जाओ, तो अपना बिछा के आप आराम से बैठ सकते हो, है ना। तो ऐसा आप कुछ अपना करके लेके जाना। रेन कोट पहन के जाओगे ये ज़्यादा ही हो जाएगा। चलिए अभी सुनूँ मैं, एंड अपने आप को ये बड़े बड़े डायलॉग बोल के प्लीज़ मत जाना कि आज मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान का दिन है, ये है। नॉर्मल डेज़ की तरह जैसे क्लास में आते हो, सेम यही कपड़े पहन के, ऐसा ही पेन उठा के अपना आराम से चले जाना, अच्छे से खा पी के जाना, प्लीज़ खाली पेट नहीं जाना, क्योंकि पेपर देख के चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है, सो ये हो जाता है। ओके, हाँ जी, पूछूं अभी? हाँ जी, तो मुझे बताएंगे, हाँ जी आप बताएंगे, एक्रोमेगली अभी अभी पढ़ा है ना? एक्रोमेगली किससे रिलेटेड है? इनसे पूछा है। हाँ जी आप बता दीजिए। किसका एक्सेसिव ग्रोथ होता है? कौन से सेल्स का? चलिए बता दीजिए। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस से नीचे होती है, ठीक है। ओके, हाँ जी, वेरी गुड हरबोल, वेरी गुड विकास। हाँ जी, आप मुझे बताएंगे सर्वावैक वैक्सीन। ओके ओके ओके, हाँ जी आप बता सकते हैं। हाँ जी बताइए। ओके ओके, किन के साथ? ओके, उनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने मिलके किया, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, सो नोमान, कार टी सेल थेरेपी को समझाइए। ओके, क्या इसमें टी सेल हम किसी अनदर पर्सन से लेकर वो इंसर्ट करते हैं? ओके, जो पेशेंट है उसी का टी सेल लिया जाएगा। सो जब पेशेंट का टी सेल कैन नॉट वर्क विद दी जो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, मतलब एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ऑफ द हार्मोन, तो उसका टी सेल ही कैसे यूजफुल हो सकता है? वाई वी आर नॉट just exporting the T cell of any another person into the patient body, like फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को कैंसर है, उसके टी सेल नहीं उससे लाइक लड़ पा रहे हैं, फाइट कर पा रहे हैं, तभी
उसके टी सेल या उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है। सो हम उसी का टी सेल लेकर लैब में अगर हम उसमें रिसेप्टर ऐड कर रहे हैं, इससे अच्छा ये हो कि हम जैसे कि डेंगू में करते हैं, जैसे कि हमने कोविड में किया था, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया था, क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक हेल्दी पर्सन के टी सेल को इंसर्ट करें। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम? तो इम्यूनोसप्रेसर दे दें। ठीक है, सो बेसिकली क्या है दैट कि उनका बॉडी वर्क कर सकता है, बट बिकॉज एक्सेसिव सेल ग्रो हो रहा है, इस वजह से टी सेल में थोड़ी सी पावर डालनी पड़ेगी। एंड अब एक तो बॉडी पहले ही वल्नरेबल है, ऐसे में हम क्या करें, हम उनकी बॉडी में अदर टी सेल डाल दें एंड देन इम्यूनोसप्रेसर भी दें, तो उससे तो वो बिल्कुल ही वल्नरेबल हो जाएंगे। इस वजह से जो है, क्योंकि किसी और का डाला तो वो तो फॉरेन एंटीजन की तरह एक्सेप्ट मतलब उसको डिटेक्ट कर लेगा, सो इस वजह से जो है वल्नरेबिलिटी हो सकता है। एडिटिंग दैट इन द लैब में हम उनको एडिट कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, मतलब आप सब। एंड देखो साइंस में आपके डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट ही ये रहने वाला है, एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है। सो आपको बस अपना जो स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ है उसको नहीं छोड़ना है, वो समझ होनी चाहिए, उसी समझ के थ्रू आप ये कर पाओगे। ऐसे मत आप सोच लेना कि 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। साइंस के क्वेश्चन को तभी आप अटेम्प्ट करना जब आपको ये लग जाए, मीन्स या तो आप 100% श्योर हो तभी करना। अगर आपको ये हो सकता है तो इट मीन्स हो सकता है का मतलब ये है कि ये आपका शॉर्ट वाले नंबर में नहीं आना चाहिए, ये आपका लॉजिकल गैसिंग वाले उसमें आना चाहिए। एंड वहाँ मार्जिन आपको देख लेना है कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है। इस टाइम पीरियड पे कितने ही बोलते हैं कि मैम मार्क्स नहीं बन रहे हैं, मार्क्स नहीं बन रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। तो देखिए इस टाइम पीरियड पर आप एक तो बस डेली टेस्ट देने के पीछे मत भागिए, वीक में 2 टेस्ट लगाइए और उनको अच्छी तरीके से लगाइए, वही सही हो सकता है। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक दिन में 2 टेस्ट लगा रहे हैं, एनालाइज कर नहीं पा रहे हैं, मार्क्स देख रहे हैं और उससे बस टेंशन लेके बैठ जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट लगाइए। अब अगर आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा लगा दीजिए, बट अगर परफॉर्मेंस ख़राब है तो टेस्ट को करने पे हल्का सा रिस्ट्रिक्शन लगाइए। ये नहीं है कि टेस्ट ही ना लगाओ, टेस्ट लगाओ, बट आप ये देखो कि टेस्ट के थ्रू एक तो आपको 100 टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आपको क्या करनी है कि टेस्ट को कोई भी वापस दोबारा कभी रिवाइज नहीं करता। सपोज करो एक दिन में आपने टेस्ट के लिए 2 घंटे अलॉटेड किए हैं, तो हर दिन 2-2 घंटे होंगे। एक दिन टेस्ट दिया एंड उस दिन टेस्ट के बाद उसको चेक करके रख दिया। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे उठाने हैं कि नेगेटिव में कौन कौन से क्वेश्चन रहे और वो क्यों नेगेटिव रहे। एंड देन जो भी बुक है, बुक के साथ में आपने रख देना है एंड बुक के साथ वो टॉपिक में वो इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते जाना है। 2 दिन लगेंगे, 2 घंटे आज 2 घंटे कल, पर सारे के सारे टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में आ जाएगी। कैसे? शॉर्ट फॉर्म में। तो अब नेक्स्ट टाइम मान लो आपने रिवाइज किया उस चीज़ को, तो नेक्स्ट टाइम देखोगे आप कि आपके टेस्ट के वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी रिवाइज हो गई, ठीक है। सो ऐसे आपको करना है एंड टेस्ट के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी लाने के पीछे भागो कि नेक्स्ट टेस्ट में आपका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहे। मीन्स कि टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी टेस्ट को लगाओ, क्योंकि हर कोई फ्रॉम द बेसिक मटेरियल बनाते हैं। बेसिक मटेरियल अगर उन्होंने बनाया है इट मीन्स व्हाट, कि वो उनका जो जिन्होंने पढ़ा होगा वो कर पाएंगे, बाकी के नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कॉमन थिंग को जो है एनालाइज करना है एंड डोंट थिंक कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन ही उसमें आ जाएंगे। अगर आप जस्ट इतना अचीव कर पा रहे हो कि आपके शॉर्ट जो हैं उनमें जस्ट
शॉर्ट में 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, इट मीन्स ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका जो पोर्शन आ जाता है वो लॉजिकल गैसिंग में, वहाँ आपको एक्यूरेसी लानी है। सारा गेम किसकी किस्मत क्या है वो सच में लॉजिकल गैसिंग के क्वेश्चन ही डिटरमाइन करेंगे, कुछ और नहीं किया जा सकता। अब आप बोलते हो कि गेस वर्क जो है, जस्ट एनालाइज द पैटर्न कि आपका गेस वर्क क्या है। उसके लिए मैंने एक ही चीज़ आपको सजेस्ट की हुई है कि पेपर में लिखते, वहाँ पे लिखते जाओ कि मैं इसीलिए इस स्टेटमेंट को सही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको गलत कर रहा हूँ, एंड देन चेक करो कि ये सही रहा कि नहीं रहा। उसी से आपका जो है वो थिंग निकल कर आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं किया जा सकता। एंड बार बार ही अगर सपोज करो इसमें देखो, एक तो कोई ऐसा बड़ा रूल रेगुलेशन नहीं है कि अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स ख़राब आ रहे हैं तो आपके पेपर में भी ख़राब आएंगे, नहीं। टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ के टाइप का होता है, पेपर में पेपर के टाइप का होता है, और पेपर में गैस लॉजिकल गैसिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन वो ठीक हो जाते हैं। ये भी आप जो है, ये बेसिक थिंग मैं आपको बता रही हूँ, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना इस टाइम इन सब चीज़ों का, और अपना पैटर्न मत ख़राब कर लेना रिवीजन का, ठीक है, वो आप बना के रखिए। ठीक है। हम्म। तो आप ये देखना कि वो जो 50-50 वाले हैं ना, आपकी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आपकी पर्सनल टेंडेंसी क्या है कि आप गलत वाले को चूज कर लेते हो, ठीक है। अब उसमें आप खुद से पूछना और आप ऑब्जर्व भी करना। मैं 100% बता रही हूँ, ये चीज़ साइकोलॉजिकली प्रूवन है। जब आप 50-50 में फंसते हो ना, तब आप लॉजिक लगाना वहाँ बंद कर देते हो, और तब आप ऐसे ही टिक करते हो। ये आप एनालाइज करना, आप तब ऐसे ही टिक करते हो, ठीक है। अब से आपको क्या करना है, जिस भी 50-50 वाले में आप फंसोगे ना, उस ऑप्शन के सामने लिखना इसको मैंने इसीलिए चूज किया। उससे आपको पता चलेगा कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देते हो बाद में, क्योंकि ना 50-50 हमारे जब अगर ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ 50-50 में पहुँच के ये कर देते हैं, चलो ये या तो ठीक आएगा या तो गलत आएगा। वहाँ लिखो आप कि इसको मैं गलत इसीलिए कर रहा हूँ, इसको मैं सही इसीलिए कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, 2 या 3 टेस्ट के बाद ना अगर 20-20 क्वेश्चन है ऐसे, तो वहाँ पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। पर ऑनेस्टली इस प्रोसेस को करना आप, ठीक है। हाँ, 50-50 वाले में ही फंसते हैं, और किसी की नैया डुबोते हैं ना, ये 50-50 वाले ही डुबोते हैं। 30-40 क्वेश्चन में 50-50 पे पहुंच जाते हो। देखो 60 क्वेश्चन तो किसी को अटेम्प्ट करने ही नहीं है, एटलीस्ट 80 to 85 तक अटेम्प्ट करने हैं, तभी स्कोर बन सकता है। कम क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो नहीं आप सोच सकते कि आपका क्लियर हो जाएगा, ये प्रूवन थिंग है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, 15 to 20 रोंग गए थे 78 के पास, फिर तो इतना तो ठीक है हर बोल, आपको नहीं टेंशन करने की ज़रूरत। नहीं सोमदा, तभी आप ये ट्राई करके देखना, एंड देन 1-2 टेस्ट का, और एक क्या किया करो, एक शीट बना के रखा करो अपने टेस्ट का वो देखने के लिए कि इतना 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 मैंने ऐसे किया है, सो उसमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। वेरी गुड आफ्ताब, वेरी गुड। अब नहीं करना, अब आप रीज़न लिखना, मैंने इसको चूज़ इसीलिए किया है और इसको मैंने छोड़ा इसीलिए है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम अपना बजट का स्टार्ट कर देते हैं। हाँ करके देखना सोमदत्त, फिर आप बताना।
अब बजट को आपको किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा था कि क्या है बजट और किस तरीके से किन्होंने कब कब दिया था। ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी, ये हम आराम से देख चुके हैं। हमें जो इन्फॉर्मेशन पे पहले ध्यान देना है दैट इज रुपीस जो है वो कहाँ से आ रहा है एंड रुपीस कहाँ गया है। आपने देखा होगा इसी तरीके के क्वेश्चन जो है घुमा कर आ जाते हैं, ठीक है। रुपीस कहाँ से आता है, सबसे पहले आप देखोगे कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं दैट फिस्कल डेफिसिट या whenever we are talking about the basic structure of the budget, so in the basic structure of the budget there are two types of things. One side we have the receipts, another side we have the expenditure. In the receipts we have two things, capital receipts and revenue receipts, and in the expenditure as well, the capital expenditure and the revenue expenditure. Fine. So whenever we are calculating the fiscal deficit, so it is the normal tendency to eliminate the borrowings. So basic हमारा जो thing रहता है to calculate the fiscal deficit, it is that total expenditure minus total revenue excluding borrowings. Because if we are going to include the borrowings, then the both things will be balanced. Why? Because हम क्या करते हैं, first we assess for our expenditure, then we try to finalize the source of income to finance those expenditure. ऐसे ही करते हैं ना। क्यों? क्योंकि पहले हमें क्या होता है कि पैसे तो पेड़ के ऊपर उगते हैं, क्या करना है, बस जस्ट उड़ाना है, ठीक है। उस उड़ाने की टेंडेंसी में नॉर्मल क्या थिंग निकल कर आती है दैट कि हम बोरोइंग्स को एडजस्ट करने के लिए रखते हैं कि जो पैसा हमारे पास नहीं होगा वो हम बोरो कर लेंगे। इस वजह से आप देखोगे that rupees comes from the borrowing which is the 34%. You can see this portion is the largest. Could you see? This portion is the largest, but this is not something जिसके लिए we are looking for. Why? Because this is adjustable. नहीं कहीं से मिला तो कटोरा ले लेंगे, ठीक है, that's not a big deal. But यहाँ हमें देखना होगा, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं आएगा दैट कि आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से हो रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रेवेन्यू, दिस इज़ द एडजस्टमेंट, ठीक है। इस वजह से आप ये मत सोचना कि बजट में सबसे ज़्यादा ये है, बट हाँ अगर डायरेक्टली आए बजट में क्या या किस तरीके से तो आप डाल सकते हो इसको दैट की बोरोइंग से हमें 34% पोर्शन मीन्स मेजर पोर्शन वी आर कवरिंग फ्रॉम दी बोरोइंग्स, बोरो से हम कवर कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट पे आप ध्यान देना। अब यहाँ आप देखिए इनकम टैक्स 15%, एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो हमें मिल रहा है 15%, कॉरपोरेशन टैक्स हमें मिल रहा है 15%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से हमें मिल रहा है 17%, एंड ये छोटे मोटी चीज़ें। यहाँ आप देखिए सबसे ज़्यादा आपको आपके बजट में रेवेन्यू कहाँ से हो रही है, जीएसटी से। ये आपने जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकाल ली दैट मेजर इनकम जो हो रही है आपको जीएसटी से। अब दो चीज़ें आती है, एक होता है कॉरपोरेट इनकम टैक्स, दूसरा होता है पर्सनल इनकम टैक्स। उन दोनों से आपको हो रही है कैसी, इक्वल। सबसे ज़्यादा फ्रॉम द जीएसटी, देन फ्रॉम द इनकम टैक्स एंड द कॉरपोरेट इनकम टैक्स। उसके बाद जो है हमें हो रही है फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी, देन फ्रॉम द नॉन टैक्स रिसीट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द नॉन टैक्स रिसीट्स, because this non-tax receipts, it represents one part of the profit from the public sector undertakings, from the interest from the investment, कोई इन्वेस्टमेंट हमने करी उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया, कोई फी या फाइन, इन सब चीज़ों से। मीन्स व्हाट दैट कि टैक्स रिसीट्स आर मोर देन दी नॉन टैक्स रिसीट्स, एंड वो भी कितना मेजर पोर्शन जो है इनमें दिखाई देता है। तो मतलब नॉन टैक्स रिसीट्स ये तो मिनिमल है, इनके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है गवर्नमेंट और हो भी नहीं सकती है। इट मीन्स व्हाट,
इट मीन्स दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे आर नॉट वर्किंग प्रॉफिटेबली, वो प्रॉफिटेबली जो है काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन डेट क्रिएटेड कैपिटल रिसीट्स। ओके, जस्ट गिव मी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। वेरी गुड, सो डिसइन्वेस्टमेंट। सो जस्ट टेल मी, रिसीट्स अगर आपको हो रही है तो कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स में क्या आता है? अगर आपका लाइबिलिटी हो रहा है रेज, एसेट हो रहा है कम, तो उससे शो होता है कि आपका कैपिटल रिसीट्स। अब आपका एसेट कम हो रहा है मींस इफ यू आर सेलिंग योर एसेट्स, इफ यू आर डिसइन्वेस्टिंग, इफ यू आर गेटिंग for example if you are taking the loan, then it is a kind of capital receipts or not? capital receipts है, but that is debt creating capital receipt, so that's why हम यहाँ पर asset portion को जो करता है उसको affect करें लेंगे। and next आ जाता है custom का। so यहाँ से just आपको thumb rule क्या रख लेना है, that major revenue or major receipts is from the GST which is 17%. okay, next रुपीस जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? अभी तो दिख रहा है जा रहा है, इसके भी अलावा बहुत कहीं कहीं गया होगा, वो नहीं दिखा होगा, ठीक है, वो दिखा नहीं होगा, वो मे भी फ्यूचर में आपके भी जब भी बजट आएगा ना, नहीं आपको नहीं पता है इसमें कहाँ 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 गया है। सो नेक्स्ट, आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंडर जैसे भी काम कर रहे होंगे, आपको ये रहेगा बस आपके डिपार्टमेंट में पता चल जाए कितना फंड आया है, उसके आते ही ना आप जो है अपना पोर्शन एस्टिमेट लगा लोगे कि हाँ इतना तो चलो इस साल का बन ही गया है, ठीक है, इतना तो आपका बन ही जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ हम बेसिक देखें, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आपका अमाउंट जा रहा है दैट इज़ द स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की साइड से क्यों है, किसके लिए? वहाँ पे है नहीं क्या? अच्छा ले जाओ। सो अभी अगर हम नॉर्मली अगर हम यहाँ देखकर चले, सो सेंटर हैज़ टू गिव सम ऑफ द फंड टू द स्टेट, स्टेट को देना ही पड़ता है। सो वो मेजर एक एक्सपेंडिचर है। अभी ये बजट किसका है? ये सेंटर का बजट है, दैट्स वाई वो पोर्शन हम लेकर चलेंगे। इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, दैट्स बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ कंपल्सरी, एंड वो तो टैक्स का पार्ट है, टैक्स के साथ ही वो रहेगा। इस वजह से जहाँ बोरोइंग को कट किया था वहाँ इसको हम कट करके चलते हैं। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जो है मेजर जो आपका फंड है वो कहाँ जा रहा है, दैट इज गोइंग इनटू दी सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम में जा रहा है कितना? 17% के आसपास, ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम में जा रहा है आपका 17% के आसपास, यू कैन सी। उसके बाद ओ सॉरी दैट्स मेजर इज गोइंग फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट, मेजरली इज गोइंग फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। वाई? बिकॉज एंड इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हम किसको असेस करके चलते हैं? द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं हम? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। आपके ये अगर रिवाइज, हाँ जी रिवाइज भी नहीं है तो ये आपके रिवाइज हो जाएंगे जब हम इकोनॉमी को करेंगे। सो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो जितना हाई होता है उतना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लो हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंटर सेक्टर स्कीम में जा रहा है। सेंटर सेक्टर स्कीम के बाद जो है आपका पोर्शन आ जाता है फॉर दी फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र, ये भी सेम इसके जैसा ही हो जाएगा, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। देन आता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। उसके बाद आता है डिफेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर, इसको तो हम लेकर ही नहीं चलेंगे। देन आ जाता है सब्सिडीज़ में एंड पेंशन में। सो जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमेशा सबसे ज़्यादा जो है वो हम फंड कर लाइक अलॉट करते हैं। उसके पीछे रीज़न भी है।
वाई, बिकॉज वो हमारा नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जो है वो एसोसिएटेड है, इस वजह से। अर्लियर क्या होता था, अर्लियर जो हमारा रेलवे बजट है वो सेपरेटली आता था, बट फिर उसको हम इंक्लूड करके ही चल रहे हैं। सो इस वजह से अब ऐसा नहीं है, अब क्या किया जा रहा है, रेलवे को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि रेलवे भी जो है उसको भी प्रॉफिट जनरेटिंग बनने की ज़रूरत है। इस वजह से बहुत ज़्यादा फंड अलॉटमेंट नहीं की जाती। अब हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री वाइज जो है किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट है, देन सेंटर सेक्टर स्कीम में जो है ये रहेगा। अब हम देखेंगे कि एलोकेशन कैसे हो रहा है मिनिस्ट्री वाइज। मिनिस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ जो है उनको मिल रहे हैं। रेलवे का आप देखोगे, रेलवे का जो है वो कितना है, 3rd नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को मिल रहा है 2.70 लाख करोड़। अभी नॉर्मली जब 2.70 लाख करोड़ का बजट दिया गया था टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो उस टाइम पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था। एंड नितिन गडकरी जी जो है उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, लाइक कि मेजर फंड जो है वो इस तरीके से जा रहा है ये। सो देन ही टोल्ड कि उन्होंने कितने एक्सप्रेसवेज, कितना काम जो है उन्होंने कर दिया है, एंड उन्हीं के काम को लेकर आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन होगा जो उनके ऊपर जो है क्वेश्चन करेगा। वन मोर थिंग बोली गई थी रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिनको कि 2.41 लाख करोड़ का अमाउंट दिया गया था, उनको बोला गया क्या, दैट कि यू आर क्वेश्चनिंग ओवर द रेलवे, लाइक कि पहले तो रेलवे का बजट जो है क्या आता था, सेपरेटली आता था। सो ड्यूरिंग दी मोदी गवर्नमेंट इरा इसको सेपरेट किया गया, सॉरी क्लब किया गया है, ठीक है। सो दे वर सेइंग दैट कि वी आर अंडरमाइनिंग द रेलवेज which is basically the way of transportation for the poor people, and we are promoting the road transport. So ये बोलकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था, but ministry said that कि आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो हमें that 2.41 हमने रोड मिनिस्ट्री से अलग से मतलब उनको कम दिया है। They said कि 2013 का आपका जो टाइम पीरियड हम लेना, उस टाइम पीरियड से 9 टाइम्स हाई है ये बजट जो हमने इस बार दिया है। सो दे सेड दैट हमारी गवर्नमेंट कब आई थी, 2014 में आई थी, एंड आप क्या बोल रहे हो 2013 का टाइम पीरियड, सो उससे 9 टाइम्स हाई है ये। इट मीन्स हम बजट ही ज़्यादा दे रहे हैं एंड रेलवे को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। वन मोर थिंग उन्होंने बोला कि इस टाइम पीरियड पे आप देखिए कि रेलवे के अंडर उन्होंने बोला अभी ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वाई, बिकॉज हमने थोड़े टाइम लाइक अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा उसको प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अर्लियर रेलवे जो है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर ही था, अभी जो वेगन है उनको प्राइवेट जो है वो बना सकते हैं, प्राइवेट जो है वो हैंडल भी कर सकते हैं। सो ऐसा करके हम इसको थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट मीन्स कि गवर्नमेंट के ऊपर ही, वाई, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग, कब प्रॉफिट दिया होगा ये नहीं पता है। एंड नॉट ओनली द लॉस मेकिंग, बट वहाँ जो अगर मान लीजिए रेलवे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे तो कितने ही लोग हैं मिडिल इनकम वाले जो क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट करके बोलते हैं कि रेलवे में बुरा हाल हो जाएगा, इससे अच्छा प्लेन में ही चले जाते हैं। सो ऐसा करके रेलवे अपना रेवेन्यू भी वहाँ से कर्टेल कर रही है। सो अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो हम वो प्रॉफिट भी जो है वो लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है होम अफेयर। इनको ज़्यादा क्यों मिला है, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द सेंटर सेक्टर स्कीम एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम वो इधर से ही निकल के जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, केमिकल, फर्टिलाइजर, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनको इतना फंड दिया गया है। सो लाइनिंग नहीं आएगी आपसे, फैक्ट्स आपको पता चल गया है। लार्जेस्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 9 टाइम्स जो है वो हाई मिला है। ओके, then just tell me the difference between the revised estimate and the budget estimate. जैसे
काफ़ी हद तक सही बताया आपने। सो बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो अभी हमने फॉर द ईयर 2023-24 हमने दिया है बजट एस्टिमेट, लाइक दिस इज गोइंग टू बी, सपोज करो हम हैं दिसंबर 2023 में, एंड देन हमने देखा कितना तो हो चुका है, नेक्स्ट हमें 3 मंथ के लिए वापस से देना पड़ा, सो दैट्स गोइंग टू बी द रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग ईयर का जो एस्टिमेट हम देते हैं दैट इज बेसिकली द रिवाइज एस्टिमेट। सो अगर हम रिवाइज एस्टिमेट की बात करें, देखो इसी ईयर के लिए होगा ना ये रिवाइज एस्टिमेट फॉर 2022-2023, फेब 2022 में ये वाला बजट आया था एंड इसका अब रिवाइज एस्टिमेट दिया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो टोटल रिसीट्स हुई है अदर देन द बोरिंग्स वो रही है 24.3 लाख करोड़ की, जिसमें से नेट टैक्स रिसीट्स रही है 20.9। सो आप देख लीजिए मेजर जो है वो किससे मिलाया हमें, टैक्स। अब ये टैक्स में सारा इंक्लूडेड है, जीएसटी भी इंक्लूडेड है, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रहा है कितना 41.9 लाख करोड़ का, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रहा है कितना 7.3 लाख करोड़ का। ऐसा कहकर क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा कहकर ये बोलना चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा है। एंड नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट वो किसका पार्ट होगा, इज इट द पार्ट ऑफ रेवेन्यू और द कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हमारा हाई रहता है, कैपिटल लो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना 6.4% रहा है ऑफ द जीडीपी। 6.4%, ये जो लाइक टर्म है इसको आप याद रखोगे 6.4%। नेक्स्ट आपका आ जाता है बजट एस्टिमेट। यहाँ पर क्या है, जो टोटल रिसीट्स है अदर देन द बोरोइंग्स एस्टिमेटेड कितना लगाया है 27.2 लाख करोड़ का, टोटल एक्सपेंडिचर हमने लगाया है 45 लाख करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट जो नेट जो टैक्स रिसीट्स हैं वो कितनी है 23.3 लाख करोड़ का हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है। फिस्कल डेफिसिट वो एस्टिमेटेड है कितना 5.9%। एक्चुअल टर्म्स में कितना हुआ है, इस साल का एस्टिमेशन हम कितना दे रहे हैं, एस्टिमेशन ही तो देना है ना, आपको सोचना ही तो है ना, तो सोचो प्रीलिम होगा, सोचना ही तो है तो सोचो होगा, और जब सोचोगे आप होगा तो कम से कम हम कोशिश करके 6.1, मतलब अगर आपको एम्बिशियस होना है, अगर आपको पॉजिटिव सोच वाला बनना है तो आपको गवर्नमेंट की तरह करना होगा, वो विजन आपको रखना होगा। ठीक है, तो आप अपने प्रीलिम के लिए भी यही सोचिए। अब हमने क्या किया है, दैट टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम फाइनेंस करेंगे फिस्कल डेफिसिट को। जो नेट मार्केट बोरोइंग्स है फ्रॉम द डेटेड सिक्योरिटीज वो कितना है एस्टिमेटेड 11.8 लाख करोड़ का, इतना हम करेंगे। और गवर्नमेंट है तो वो छोटे 1-2 रुपए में तो कुछ काम चलता ही नहीं है, 1-2 रुपए से मेरा मतलब था 100-200 करोड़ में। ठीक है, द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग एस्टिमेटेड कितना रहेगा 15.4 लाख करोड़ का। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, फाइन। अब बाकी की स्कीम्स वगैरह मैं बाद में समझाऊंगी आपको, स्कीम्स तो मैं साथ में भी ऐड कर सकती हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ये समझनी है टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, सो टैक्स से रिलेटेड, टैक्स का किस तरीके से क्या रहने वाला है। दैट अगर किसी पर्सन का इनकम 7 लाख है, मीन्स 7 लाख से कम है या 7 लाख है, तो उस पर्सन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कितना होगा 0। तो फिर ये क्या दे रखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मीन्स व्हाट, दैट अगर किसी पर्सन का इनकम हो जाता है 7,50,000, अब उसका इनकम अगर 7 लाख होता तो उसके ऊपर टैक्स होता 0, पर अब इस 50,000 ने फंसा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब उसके ऊपर स्लैब्स लगेंगी, क्या, ये वाली। तो अब सपोज करो उसकी इनकम थी 7,50,000, तो अब उसकी इनकम के 0 to 3 लाख पर क्या रहेगा
नील। उसके बाद 3 to 6 पे कितने आते हैं? 3 लाख। 3 लाख पे कितना हो जाएगा? 5%, 15,000। नेक्स्ट 6 to 9 लाख, यहाँ उसके कितने आते हैं? 1,50,000। सो उसके 1,50,000 पे लग जाएगा कितना? अगेन 15,000। तो टोटल उसके ऊपर टैक्स कितना लगा? 30,000। सो अब उसको कितना टैक्स देना पड़ा है? 30,000। तो इट मीन्स उसके पास तो इस 7,50,000 में से कितने बचे? 20,000 ही। सो ऐसे में क्या करना चाहिए? टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए कि अपनी इनकम छुपाओ नहीं। टैक्स देखो, दो टर्म्स होती है, वन इज कॉल्ड एज अ टैक्स प्लानिंग, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग इज समथिंग विच इज पॉजिटिव, टैक्स इवेजन इज समथिंग विच इज नेगेटिव. Whenever you are evading the tax, it means you are collecting the black money, and whenever you are planning the tax, it means you are taking the advantage of the provisions provided by the government. So तब वो कर रहे हो. So ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है. देन अब टैक्स के ऊपर क्या होता है? हाँ जी, ऑनलाइन में बता दीजिए, सबको समझ में आ गया है? अब क्या बोला जाता है? दैट कि अगर आपका इनकम एक सर्टन एक्सटेंट से ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने बोला है इफ योर इनकम इज अबव 15 देन 30%. अगर किसी का इनकम 50 लाख है उस पर भी 30%, अगर किसी का इनकम 1 करोड़ है उस पर भी, 5 करोड़ है उस पर भी, तो ऐसा करके तो उनको फायदा मिल रहा है ना. इस वजह से हम उनके ऊपर क्या करते हैं? उनके ऊपर हम लगाते हैं सरचार्जेस. एंड अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन द इनकम अबव 5 करोड़, उसको हमने रिड्यूस करके 37% से 25% कर दिया है. सो दिस इज द सरचार्ज अमाउंट जो हमने 35 से रिड्यूस करके 25% कर दिया है. और हमने स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होती हैं उनका भी बेनिफिट जो है वो एक्सटेंड किया है. किन को? सैलरीड क्लास और जो पेंशन्स होल्डर होते हैं उनको. सपोज करो जो सैलरीड क्लास है या पेंशनर हैं, उनको एक साथ जो है अमाउंट मिलती है ना, सो इस वजह से उसको. एंड साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर उन्होंने कहीं कोई मान लीजिए कहीं किसी स्कीम में पैसा लगाया हुआ था, वो हर महीने लगाते थे सो दैट कि जब वो रिटायरमेंट की एज में उन्हें एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी, तो उसमें हमने एग्जम्पशन लिमिट कितनी कर दी है? 25 लाख. कि सपोज करो आपको 25 लाख रुपीस तक मिल रहा है तो एग्जम्पशन रहेगा. ठीक है, सो ये भी हमने प्रोविजन लगा दिया है. हाँ जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये विच वन. हाँ जी, दैट्स एक्सप्लेनेशन मीन्स नहीं, उसी परसेंट से रेट टैक्स लगेगा. अगर आपकी इनकम ही आपकी 7 लाख है तो आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा. नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आपकी इनकम 7 लाख है या उससे कम है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर आपकी इनकम 7,10,000 ही हो जाती है तो फिर आप एंटर कर जाते हो किस में? तो आप एंटर कर जाते हो इसमें. फिर हम नहीं ये सोचेंगे कि 7 लाख पे 0 लगाना है, 10,000 पे लगाना है, नहीं. फिर इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका चेक होगा. अभी समझ आ गया आपको? इट मीन्स कि अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, पर अगर 10,000 रुपये भी ज़्यादा हो जाते हैं तो ये स्लैब से लगेगा. फिर वो नील वाला यहाँ नहीं पोर्शन आएगा. ठीक है, आगे समझ? ओके. नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर. सिंप्लीफिकेशन हम देखेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोले में ओके, सेकंड पॉइंट इन सरचार्ज बॉक्स. स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है अंडर द सेक्शन 80C to 80U ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 देयर आर सम डिडक्शंस विच आर बीइंग अलाउड. दैट कि आप अगर इंश्योरेंस में लगाते हो पैसा, यहाँ लगाते हो, वहाँ लगाते हो, तो कहाँ कहाँ परमिसिबल है.
सो वो जो परमिशन होती है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो क्या निकल कर आएगी। ठीक है, आई थिंक मयूरी अभी क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जम्पशन कि क्या क्या आप डिडक्ट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सैलरी में से आईफोन ले आई और बोलूँ मैं तो आईफोन ले आई हूँ, मेरे पास टैक्स के पैसे नहीं है, इसको ही आप डिडक्शन मान लो, वो अलाउ करेंगे क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी सैलरी के मनी से मैंने एक कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और मैंने बोल दिया टैक्स का पैसा नहीं है, मैंने तो ये 1 लाख की पॉलिसी ले ली। अब वो डिडक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। अंडर द सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको डिडक्ट किया जाएगा। जितना मैंने लगाया है पैसा उतना ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए LIC के पास गया हुआ पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में लगाती है और LIC का पैसा ऐसा है जो आपका लाइफ टाइम का है, जो आपका लाइफ टाइम का है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, लेकिन जिसके लिए आप प्रीमियम मंथली देते हो। तो गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिट है, इस वजह से गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए डिडक्शन देती है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेसिक थिंग क्या रहता है कि अगर ओके जस्ट टेल मी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट का कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि ओके, सो उस इनडायरेक्ट टैक्स में आपने किसको लिया है? एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो यही पॉइंट निकल कर आता है कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सपोज करो आपने वैसे नॉर्मल टैक्स रेज किया हुआ है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, सस्ती फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट हम निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट जो है हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट टैक्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से क्या रिलेशन होगा? इनडायरेक्ट टैक्स सपोज करो मैंने रेज कर दिया, उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रेज होगी कि लो होगी? लो होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया, महंगा प्रोडक्ट जो है बिकता नहीं है, बिकता नहीं है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करें? ठीक है, सो वो पॉइंट जो है निकल कर आता है। नेक्स्ट, इट विल ऐड मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। अगर सही है टैक्स रेट आपका तो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, नहीं है तो फिर कम वैल्यू कर देगा। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी। ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी को जो है मीन्स कि क्या आप ग्रीन एनर्जी के ऊपर लेस टैक्स लगा रहे हो कि हाई टैक्स लगा रहे हो, तो वो भी एक जो है पार्ट बनकर निकलता है। ओके, चलिए अब हमने देखना है क्या, वी आर गोइंग टू चेंज द कस्टम ड्यूटी ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स that will provide these kind of benefit. So custom duty means the duty over the import and the export. ठीक है, वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, we are going to import the capital goods for the lithium ion battery manufacturing. So what we are going to do is capital goods. So capital goods क्या करेंगी? हमारा जीडीपी को रेज करेगी। वाई? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हम अपने एरिया में करने वाले हैं। सो उससे क्या होगा, ग्रीनर मोबिलिटी जो है वो रेज होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड मीन्स कि लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग क्या ग्रीनर मोबिलिटी लेकर आएगा, इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से। सो वो चीज़ को लाइक क्या कैपिटल गुड्स आने से ग्रीनर मोबिलिटी आएगी, तो वो भी एक पॉइंट बनकर निकलता है। नेक्स्ट जो है इंपोर्ट ऑफ द मोबाइल कैमरा लेंस। हम मोबाइल कैमरा के लेंस का इंपोर्ट करने वाले हैं, उससे क्या होगा, सिर्फ लेंस लेके आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हम अपने यहाँ पे करेंगे, तो इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे बजट ने मेंशन किया है, तो कभी हम सोच लेते हैं ना कि ये क्या नॉन इम्पोर्टेंट सी स्टेटमेंट है कि मोबाइल के लेंस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। नो, इट इज़ गोइंग टू ऐड द वैल्यू।
वाई? बिकॉज इट्स पार्ट है, असेंबलिंग यहाँ होगी मीन्स जीडीपी में यहाँ रेज होगा। नेक्स्ट जो है डीनेचर द एथाइल अल्कोहल, उससे क्या होगा, केमिकल इंडस्ट्री में हेल्प मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज दिस डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल? सो ये होती है क्या, कॉमर्शियल अल्कोहल। कॉमर्शियल अल्कोहल मीन्स, अब अल्कोहल को पसंद करने वाले पर्सन तो वैसे होते हैं, उनको कहाँ कहीं किसी भी फॉर्म में मिल जाए वो तो ना छोड़े, उनको छुड़वाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें केमिकल डालना पड़ता है। सो केमिकल हम क्या और किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले हम उसमें करते हैं क्या कि उसको कोई, देखो वैसे तो इतना मुश्किल से छुपानी पड़ती है ये, एंड वन मोर थिंग कि ये जो कमर्शियल अल्कोहल होती है ये थोड़ी सस्ती मिलती है, सो दैट इंडस्ट्रीज में हम उसको यूज कर पाएं। अब आप देखिए कोविड-19 के दौरान, क्योंकि ये बोला गया था कि जो आपका सैनिटाइजर है, ठीक है, वो अल्कोहल बेस्ड है, तो अल्कोहल नहीं मिल रहा है उसमें, उसको भी जो है ट्राई करने का सोच लिया था। अब आप जो है उसी बेसिस पर देखिए दैट कि क्या ये कमर्शियल अल्कोहल को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें छुड़वाना पड़ेगा। छुड़वाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट जो है पहले तो वो ऐड करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं सो दैट कि पहचान में ना आए, ठीक है, पहले तो हम ये करते हैं। चलिए कलर तो हमने चेंज कर दिया, बट उनके पास तो सेंस हो तो खुशबू से पहचान जाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम उसमें पायरिडाइन जो होता है, पायरिडाइन वो ऐड करते हैं, वो एक स्मेलिंग लिक्विड होता है जो कि अल्कोहल का स्मेल को जो है ख़त्म कर देता है। तो अब ये जस्ट हमने केमिकल ऐड ऑन किए हैं, इनसे अल्कोहल की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है, देन दैट अल्कोहल कुड बी यूज इन टू द केमिकल इंडस्ट्री। So the process of changing the color or the smell is called as the denatured ethyl alcohol, उसको बोला जाता है। तो ऐसा करके हमने जो अल्कोहल को पसंद करने वाले हैं उनको थोड़ा पागल बुद्धू बनाया है, ठीक है। सो ये ऐसे करके हमने किया जाता है। सैनिटाइजर में इसीलिए नहीं बुद्धू बना पाए क्योंकि उसमें से स्मेल भी ऐसी ही आती थी, सो वो ऐसे इनवाइटिंग फील करते थे कि नहीं बस अब तो पी ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग दी श्रिम्प फीड। सो श्रिम्प फीड जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन, जिससे कि श्रिम्प जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़े हेल्दी हों, और उसी के हिसाब से हमारा मरीन एक्सपोर्ट जो है वो रेज होगा। सपोज करिए एक जो है पतला सा श्रिम्प है, दूसरे को खिला के हमने जो है मोटा ताज़ा कर दिया है, तो मोटा ताज़ा जो है वो क्या होगा, हैवी होगा, एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज आवर मरीन एक्सपोर्ट, वो मरीन एक्सपोर्ट को हमारे रेज करेंगे। तो ये श्रिम्प फीड की हम जो है यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग द लैब ग्रोन डायमंड्स। अब मुझे क्या लाइक ये तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको बताया था मैंने, छोटा डॉन मैंने देखा, बताया था कि नहीं देखा, रेंज रोवर वाला। ओके, सो मेरा एंथ्रो का क्लास होता है उधर, ठीक है, ऑफिस का दूसरा रूम है वहाँ पर। वहाँ से जिस दिन एक दिन मैं आ रही थी तो आई फाउंड वन छोटा डॉन, उसके आगे पीछे काफ़ी सारे लाइक नॉर्मली मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ, उसके आगे पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड जो है वो भाग के चल रहे थे, एंड देन वो भाग के आए और उन्होंने भाग के उसके लिए रेंज रोवर का दरवाज़ा खोला, उसके हाथ में एक सिगरेट थी, वो आराम से जो है स्टेशन में बैठ गया, ठीक है। सो जब से मुझे पता चला दैट कि रेंज रोवर मैंने देखा, एंड उससे पहले से जब से मुझे पता चला कि लैब में भी डायमंड बनाए जा सकते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सब चीज़ों से संन्यास लेके एक लैब खोल के डायमंड ही बनाऊँ और डायमंड ही बेचूं, ठीक है। सो दिस लैब ग्रोन डायमंड्स दे आर इक्वल टू दी नेचुरल डायमंड्स, एंड इनमें क्या किया जाता है, इसमें दो प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है डायमंड बनाने के लिए। एक तो होती है CVD, एक होती है HPHT। पहले कर लेते हैं ये HPHT होती क्या है। HPHT इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। सो इसमें क्या किया जाता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो है हम डायमंड ग्रो करने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे होगा, पहले चलिए हम इसको देखते हैं, उसके बाद जो है उसकी हेल्प से, मतलब उसी तरीके से ये भी हो जाता है। CVD में हम क्या करते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन।
केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन गैस जो है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे अमीर नहीं हो सकते, पहले तो खर्चा करना पड़ेगा, एक डायमंड लेके आना पड़ेगा। सो डायमंड ले आए आप, सबसे पहले आपके पास डायमंड होना चाहिए, देन आप कार्बन जो है गैस के साथ उसमें बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में जो है उसके ऊपर जो है वो डालते हो, एंड देन आप जो है फिर कुछ वीक तक वेट करते हो, वो कार्बन गैस आयोनाइज हो जाती है, एंड देन जो डायमंड है उसके पास वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। देन आप कुछ वीक तक जो है, और वो ये सब क्लोज इन्वायरमेंट में होता है, ऐसा नहीं है कि आप घर पे ही जो है अपना अभी स्मेल्टिंग डिपार्टमेंट ओपन कर लो। सो फिर उसके बाद क्या किया जाता है, वो जो पोर्शन होगा उस जो वो साइड में आना स्टार्ट हो जाएगा डायमंड के, फिर उसको तराशा जाता है एंड फिर वो वैसे ही चमकना शुरू कर देता है जैसे कि डायमंड है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे ये होता कैसे है, और मैं ये दिखाना भी चाहती हूँ कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए किसी को पार्टनरशिप करनी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। यूपीएससी में इतना पैसा नहीं है, एक्चुअली में उसी में है। निकल नहीं रहा है, हाँ ये निकल गया है। देखिए इस तरीके से फिर इसको तराशा जाता है, तराश के जो है ये आपके डायमंड की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है डायमंड की फॉर्म में आ जाता है। मतलब मैं एक डायमंड ला के दे देती हूँ, है ना, उससे आगे का काम शुरू करते हैं। अरे हाँ, आपका तो एक्सपीरियंस भी है। मैं करती हूँ फाइनेंस, पार्टनरशिप पहले ही डिटरमाइन कर लेंगे कितना कितना शेयर होगा, है ना। ओके, सो इस उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। वाई, बिकॉज अब इससे अगर हम इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इट्स अ सीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द लैब ग्रोन डायमंड्स, इसके लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था। वाई, बिकॉज इससे अब आप बताइए कि जब डायमंड बनाया जा सकता है तो इसका नेगेटिव यूज़ भी तो कितना ज़्यादा हो सकता है। सो वही पॉइंट जो है निकल कर आता है, दैट कि गोल्ड इज़ समथिंग विच इज़ रेयर, आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इस केस में अगर हम बात करें सो उसी केस में बोला भी तो जाता है कि जो गोल्ड है उसका इम्प्योर फॉर्म जो है फिर बना दिया जाता है, कि थोड़ा सा गोल्ड लेकर, उसी तरीके से डायमंड का भी ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट लेट मी जस्ट टेल यू ये क्यों किया जा रहा है, बिकॉज गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूसली रेज होता जा रहा है, एंड वो क्यों, क्योंकि उसी को एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। एंड वन मोर थिंग, डायमंड के लिए बोला जाता है कि जैसे ही आपने इसको परचेज किया है इसका रेट डाउन आ जाता है, मीन्स कि आप जिस प्राइस में आपने इसको परचेज किया था या जिस फॉर्म में आप देना चाहते हो आप वैसे नहीं दे सकते हो इसको। इस वजह से डायमंड का रिस्ट्रिक्टेड रहता है परचेज। डायमंड बोला जाता है डायमंड सदा के लिए, कि अगर आपने ले लिया है ना तो गोल्ड की तरह नहीं है कि आप उसको स्मेल्टिंग करवा के कुछ भी बनवा सकते हो। सो इट इज़ फॉर एवर। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है कंटिन्यूइंग कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द कॉपर स्क्रैप। कॉपर का जो स्क्रैप होता है उसके ऊपर हम कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है दे रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा जो इट विल ऑगमेंट द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर द MSMEs, कि MSMEs के लिए जो है इससे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होगी। वाई, बिकॉज कॉपर जो स्क्रैप है, अब उस स्क्रैप को हम यूज़ भी तो कर सकते हैं ना। सो उससे जो MSMEs, वाई, बिकॉज उससे कॉस्ट उनकी कम आएगी, सो उसकी फॉर्म में जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार विद द नेचुरल रबर। इट इज़ अगेन कंपाउंडेड रबर जो है इट इज़ नेचुरल रबर जैसा तो नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है, रबर मीन्स नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया नेचुरल रबर आपका जो आपने नेचुरली जो है एक्सट्रैक्ट किया है, दूसरा इसमें कुछ आप मिला रहे हो या मैन्युफैक्चर्ड रबर है या फिर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी इंक्लूडेड है,
या अदर फॉर्मूलाज के साथ आपने कुछ और भी ऐड किया हुआ है, तो उसको आप नेचुरल रबर के पार पर लेकर आओगे। उससे क्या होगा, उससे ड्यूटी जो सर्कमवेंशन जो है वो कम होगा। वाई? बिकॉज अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंट कंपाउंडेड रबर को आप यूज़ कर लेते हो एट पार विद द नेचुरल रबर, तो उससे आपका जो आप बार बार इंपोर्ट करते हो तो वो सब जो है कम हो जाएगा। सो इस तरीके से ये जो है हमें हेल्प करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हम बेस रहेंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट आप सारे एक बार देख लोगे। अब इसको मैं आज ही अपलोड करवा दूंगी, ये अपलोड होना बाकी था ना बजट का। हाँ जी, अब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे क्या, फिस्कल मैनेजमेंट। नहीं, प्योर डायमंड शीट नहीं चाहिए। इट कैन स्टार्ट विद द नॉर्मल सीड, जो हम अभी की बात कर रहे हैं उससे भी हो सकता है आफ्ताब। हाँ जी, नेक्स्ट इज द फिस्कल मैनेजमेंट। सो फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि हम स्टेट को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, ठीक है। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंटर के लिए एक्सपेंडिचर है ना, सेंटर का ही बजट है, सेंटर की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम कैसा दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री। तो इसका मतलब हमें किसी तरीके की नॉन टैक्स रिसीट भी नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है GSDP मीन्स ग्लोबल स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GSDP इज द GDP ऑफ द स्टेट्स। उनका फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.5% है ऑफ देयर GSDP, जो कि हमने अलाउ किया हुआ है, जिसमें हमने 0.5% का पावर सेक्टर रिफॉर्म की वजह से, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वजह से भी पोर्शन रहता है। बट नॉर्मली अगर हम बात करें कि स्टेट को तो इतना ही। अब प्रोफेसर S चक्रवर्ती, उन्होंने एस्टिमेशन दिया था दैट कि जो सेंटर है उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% के आसपास ही रहना चाहिए, 3% ऑफ द GDP। एंड स्टेट के लिए 3.5% रख दिया गया था, 0.5 फॉर द पावर सेक्टर रिफॉर्म की वजह से। अब इसी पोर्शन पे अगर हम बात करें देन, तो स्टेट का जो है वो ब्रीच होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे का रीजन बताइए आप, अगर बता सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो तो। ओके, और ओके, और फ्रीबीज, द कल्चर ऑफ द फ्रीबीज। अब मान लीजिए पावर रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द दिल्ली, सो दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडी, इवन पहले ही चोरी होती है एंड देन सब्सिडीज देना। और इन द विलेजेस देखिए पंजाब एंड हरियाणा में एग्रीकल्चर के लिए तो चोरी होती है, ऊपर से इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देना। सो ये क्या कर रहे हैं, ये उनका रेवेन्यू के लिए तो उनके पास कोई पोर्शन होता नहीं है एंड एक्सपेंडिचर वो रेज करते चले जाते हैं। अब अगर हम नॉर्मली बात करें, हमने देखा था अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना बोला गया था, 6.4 2022 में हुआ था, 2023-4 के लिए 5.9%, ठीक है। अब 5.9% वो तो कुछ नहीं है, सोचना ही है ना, तो सोच लो। फॉर 2025-2026 आपको अपना 4.5% तक ले आना है, ठीक है। आपको कितना ले आना है, 4.5% तक आपको अपना ले आना है। ये जो है ये भी टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, नहीं 23 के लिए नहीं था, प्रोफेसर S चक्रवर्ती ने जो वो टारगेट दिया था
2003 में दिया था। उन्होंने बोला था कि आपको फिस्कल हेल्थ के लिए इतना ही होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये होता है इन द परसेंटेज ऑफ द जीडीपी, सो 3% ऑफ द जीडीपी। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट मीन्स दैट आपका जीडीपी कितना है उसके 3% के उसमें ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। नाउ सी दिस पॉइंट, इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देख सकते हो आप, अगर 16 की बात करें एंड 24 तक हम पहुंचे तो वो 4 टाइम्स हाई हो गया है। इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ जस्ट टेल मी, इज इट गुड और इज इट बैड? गुड, इट इज गुड। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज हाईलाइटिंग विद दी 4x, ठीक है, विद दी दिस पॉइंट कि कितना हुआ है। ऐसे ही अनदर थिंग, एसेट क्वालिटी इन द बैंक्स इज इंप्रूविंग विद द लोअर एनपीए, कि अभी इंप्रूव हो रही है। देखिए एनपीए के बेसिस पे तो हम ये बेसिक ही थिंग बोलेंगे दैट कि जो गवर्नमेंट है एनपीए के केस में इस टाइम पीरियड पे उन्होंने सही काम किया है, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पीरियड से एनपीए जो हो रहा था वो बहुत पहले के लोन जो दिए हुए थे उनकी वजह से हो रहा था, ठीक है। एनपीए क्या किस तरीके से वो हम एक बार देखेंगे तो है ही कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एसेट क्वालिटी इन द बैंक इज इंप्रूविंग विद द लोअर एनपीए, कि लोअर एनपीए के साथ जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। अब जब हम बजट चैप्टर करेंगे ना स्टैटिक में, उस दिन भी एक बार हम इसको वापस से रिवाइज करने वाले हैं। अनदर इज सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कवर 9 months ऑफ द इंपोर्ट। अब ये क्या है, ये देखिए इस तरीके से रेज करके शो किया गया है। क्यों? क्योंकि आप ये तो देखोगे नहीं, आप ये देखोगे। जस्ट टेल मी ये कैसे बनाया गया है। बनाया तो गया है, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या यही ट्रेंड है? यही है क्या ट्रेंड? नहीं, ये तो ट्रेंड नहीं है। सो ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। ये इस तरीके से जो है आपका ये शो हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका शो हुआ है। उसी के बेसिस पे जो है हम इसको नॉर्मली लेकर चलते हैं। सो ये हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व की बात करी गई है, यहाँ इन्होंने ये इंपोर्ट कवर की बात करी है। जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व होगा उसी के बेसिस पे हमारा इंपोर्ट कवर जो है वो असेस होता है, एंड हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो इसी के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए था। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, अगर आपका फॉरेक्स रिजर्व इतना है, उसके कंपैरिजन में आपका जो इंपोर्ट कवर है वो इतना है, एंड विद दिस थिंग दे आर सेइंग 9 month का जो है आपका इंपोर्ट कवर रहता है। अब इस चीज को गवर्नमेंट जानबूझकर हाईलाइट करती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाई। हर एक चीज में वो पॉजिटिव शो करेंगे। यहाँ विद द लार्ज फॉरेक्स रिजर्व दे आर शोइंग यू हैव लो इंपोर्ट कवर। क्यों ये शो करना चाहते हैं? बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom? फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई टू मेंटेन द इंपोर्ट कवर और टू मेंटेन। अब वो जानबूझकर इसको शो कर देते हैं। सपोज उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई चेंज करना पड़ा, देन दे विल जस्टिफाई दैट कि आरबीआई की वजह से ये पॉलिसी हुई है। सो दैट्स व्हाई मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप? ओके। इंपोर्ट कवर मीन्स दैट कि अगर आपके पास कितना फॉरेक्स है जिससे आप इंपोर्ट ला कर पे कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास इंपोर्ट कवर खत्म हो जाता है तब आपका सिचुएशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो तब आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज जीएसटी का मंथली रेवेन्यू कंटिन्यू टू रिमेन अराउंड 1.5 लाख करोड़ का आसपास ही आता है। सो जीएसटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली आप पॉइंट वाइज 2019 का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 2022 का ये आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। दिस ग्रीन लाइन जो है वो पैरेलल लाइन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इट्स रेजिंग एंड वो लो भी होता जा रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल हम बात करें तो जीएसटी का बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके बेसिस पे जो है हमें अर्निंग होती चली जाती है, ठीक है। सो ये नॉर्मल आपका जो है आउटले निकल कर आता है।
एक यहाँ हाँ जी, ये एक देख लेते हैं हम, भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, भारत श्री नेम से उन्होंने करी है, विच इज गोइंग टू बी अ शेयर्ड रिपोजिटरी। ये एक, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द गवर्नमेंट दैट दे नीड टू शेयर द रिपोजिटरी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, जिसमें वो क्या करेंगे, 1 लाख इंस्क्रिप्शंस को संभाल कर रखेंगे, जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। बता दीजिए इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? कहीं किसी स्टोन पर, कहीं कुछ भी पुराने टाइम का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द भारत टू हैव अ शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 लाख जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको हम संभाल कर रखेंगे। ठीक है, अब बाकी ये जो है मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको करवा दिया है, बजट के साथ भी इसको एक बारी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल आपका आई थिंक मिडीवल रहेगा, परसों जो है हम इकोनॉमी करने वाले हैं, सो परसों से हमारा इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसमें भी हमारा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसी तरीके से वो रहने वाला है। ठीक है, सो वैसे आप तैयार होके आइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।